हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसका हमें डर था, और वो डर क्या था? यूएसए की डेट रेटिंग का डाउनग्रेड होना। और इसके बारे में हमने कुछ महीने पहले अपने एक वीडियो में भी डिटेल में बात किया था। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है, क्या मार्केट में इम्पैक्ट है, क्या फ्यूचर है, ऐसा क्यों किया गया, तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में समझेंगे। और साथ ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के आगे के जो लेवल्स है उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि क्या हुआ। तो दोस्तों, फिच जो कि एक नामी गिरामी वर्ल्ड की रेटिंग एजेंसी है, उसने यूएसए की सॉवरेन रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, यानी कि AAA से AA+ कर दिया गया है। दोस्तों, इस दुनिया में 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं, S&P, स्टैंडर्ड पुअर्स, मूडीज एंड फिच। तो उसमें से फिच ने इस रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। तो AAA से AA+ हो जाने का क्या मतलब है, इसको आप आसान भाषा में ऐसे समझिए कि AAA मतलब ग्रीन स्टेटस, एवरीथिंग इज वेल एंड गुड, और AA+ इज ऑरेंज, मतलब बैड भी नहीं है लेकिन गुड भी नहीं है। तो ये नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि ये एक तरीके से आपके स्टेटस का डाउनग्रेड होता है, और इसका वही इम्पैक्ट मार्केट्स में हमें देखने को मिला जैसा कि एक्सपेक्टेड था। दुनिया भर के बाजारों जो है ब्लीड करने लगे। नैस्डैक करीब 2% गिर गया, डाउ जोन्स करीब 1% नीचे क्लोज हुआ, और हमारे मार्केट्स में भी हमें ब्लड बाथ देखने को मिला। सेंसेक्स करीब 1000 पॉइंट्स तक गिर गया और निफ्टी करीब 200 पॉइंट्स गिरकर क्लोज हुआ, और आज भी हमें वो गिरावट कंटिन्यू होती हुई हमारे मार्केट्स में दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एकदम सरप्राइज रहा हमारे लिए। अगर आप देखें तो मई के महीने में ही रेटिंग एजेंसीज ने वार्न किया था कि वो यूएसए की जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और देयर इज अ लाइक्लीहुड कि वो रेटिंग को डाउनग्रेड करेंगे। तो उन्होंने वार्निंग इशू कर दी थी, लेकिन मार्केट्स जैसा कि हम देख रहे हैं कि वो हर चीज़ को इग्नोर कर रहा है, और इस फैक्ट को भी इग्नोर किया गया। और इस वार्निंग के बाद भी मार्केट में, दुनिया भर के मार्केट्स में हमें रैली देखने को मिली, और हमारे मार्केट्स में भी हमें रैली देखने को मिली। लेकिन अब सडनली जब उन्होंने रेटिंग कट अनाउंस किया है तो मार्केट इज एक्टिंग सरप्राइज्ड, और हमें अच्छी खासी मार्केट्स में गिरावट देखने को मिल रहे हैं। तो इस रेटिंग कट का बैकग्राउंड क्या था? तो दोस्तों, मई के महीने में, जैसे कि मैंने अपने वीडियो के थ्रू भी आपके साथ शेयर किया था, और आपने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा या सुना होगा कि यूएस में एक डेट की सीलिंग हो गई थी, यानी कि यूएस गवर्नमेंट अब फ्रेश कर्जा नहीं ले सकती। ज़्यादातर कंट्रीज़ के जो इकॉनमी होती है वो घाटे में चलती हैं, उनका फिजिकल डेफिसिट चलता है, और वो कर्जा लेकर ही अपने इकॉनमी को चलाती हैं। और यूएसए भी कई सालों से ऐसा कर रहा था, लेकिन उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो डेट की लिमिट थी वो पार हो गई थी, वो जनवरी में ही पार हो गई थी। और इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर माथापच्ची हो रही थी कि फ्रेश डेट कैसे लिया जाए, क्योंकि अगर वो फ्रेश कर्जा नहीं लेते तो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, आर्मी वगैरह की सैलरीज भी नहीं दे पाते, और इसके लिए उन्हें वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है उसका सपोर्ट चाहिए था गवर्नमेंट को, जो कि नहीं मिल रहा था। एक तरीके का वहाँ पे जो है स्टेलमेंट और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था। लेकिन फाइनली आखिरी दिन जाकर उनका सेटलमेंट हुआ, और उसके हिसाब से अब वो जो उनके कर्जे की लिमिट थी करीब 31 ट्रिलियन US डॉलर्स, इससे ऊपर वो कर्जा ले पाएंगे, और 2025 तक वो कर्जे की लिमिट नहीं रहेगी और वो कर्जा ले सकते हैं। हालांकि उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन मोटा मोटा वो फ्रेश कर्जा ले सकते हैं 2025 तक। तो ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि अब खत्म हो गई है, 1-1.5 साल की आपको मोहलत मिल गई है, लेकिन 2025 में जाकर वापस से ये प्रॉब्लम आने वाली है। ये कुछ इसी तरीके का है कि आपके पास पैसा नहीं है और सडनली आपको एक बैंक आपको एक क्रेडिट कार्ड दे देता है, तो आप उस क्रेडिट कार्ड को लेकर कुछ टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन आपके जो कर्जे कैसे आप उसे भरेंगे इसके बारे में आपके पास कोई फिलहाल प्लान नहीं है। तो आइए अब जरा देखते हैं कि फिच ने क्या कहा है, क्या कंसर्न्स जताया है, और क्या रीजंस दिए हैं जिसकी वजह से उन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। आइए समझते हैं। तो उन्होंने कहा है कि रिपीटेड पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ एंड लास्ट मिनट रेजोल्यूशन ओवर द डेट लिमिट हैव इरोडेड कॉन्फिडेंस। तो जैसे कि मैंने बताया,
उनके पॉलिटिकल गवर्नमेंट और अपोजिशन पार्टी के बीच में एक स्टैंड ऑफ था, दोनों एक दूसरे की बात को नहीं मान रहे थे, लेकिन लास्ट मिनट में जो रेजोल्यूशन हुआ और उसको करके जो डेट को जो है की लिमिट को बढ़ाया गया, वो एक बड़ा नेगेटिव है उनके हिसाब से। प्रॉपर तरीके से प्लान करके उन्हें डेट को रिड्यूस करने का और डेट लिमिट को प्लान के साथ बढ़ाना चाहिए था, ऐसा फिच का कहना है। लेकिन जिस तरीके से जो है हड़बड़ी में, जल्दबाजी में सेटलमेंट करके इस बला को टाला गया, उनके हिसाब से वो इकॉनमी पर कॉन्फिडेंस उनको नहीं आ रहा है। दूसरी चीज जो कि वो कह रहे हैं कि देयर हैज बीन स्टडी डिटेरियोरेशन इन स्टैंडर्ड्स ऑफ गवर्नेंस ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी साल की इस प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने डाउनग्रेड किया है, ओवरऑल उन्हें एक पैटर्न दिख रहा है कि जो फिजिकल मैनेजमेंट है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, गवर्नेंस है, वो यूएसए में प्रॉपर तरीके से नहीं हो जा रहा। तो उनके लिए ये एक लॉन्ग टर्म का कंसर्न भी दिख रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं। तीसरी चीज़ वो कहते हैं जो कि जिसकी वजह से मार्केट्स जो हैं थोड़े सदमे में हैं, वो यह है कि कंट्रीज यानी कि यूएसए finances would likely worsen over the next 3 years due to tax cuts, spending initiatives and economic disruptions। तो वो कह रहे हैं भैया ये ऐसा नहीं है कि एक टेम्पररी प्रॉब्लम है, जिस तरीके से वहाँ पे सिचुएशन है यूएसए में, वो अगले 3 साल तक वो इकॉनमी में पेन दिखाएगी। और यूएसए की प्रॉब्लम है तो दुनिया भर के मार्केट्स क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों हर कंट्री को यूएसए से डील करना होता है, वो उसका ट्रेडिंग पार्टनर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप हमारी कंपनीज को देखें तो हम कितना सारा एक्सपोर्ट यूएसए को करते हैं, खास करके हमारी आईटी सर्विसेज कंपनी जो है वो यूएसए को एक्सपोर्ट करती हैं, फार्मा कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं। अगर वहाँ की इकॉनमी अगले 3 साल तक अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो डेफिनेटली उनके सेल्स और उनके प्रॉफिट्स पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और वो इन टर्न हमारे इकॉनमी, हमारे जीडीपी को भी इम्पैक्ट करेगी, हमारे बहुत से एम्प्लॉयज़ के जॉब, सैलरी हाइक्स, उनको भी इम्पैक्ट करेगी। तो इसकी वजह से सारे वर्ल्ड वाइड जो है मार्केट्स गिर रहे हैं इस कंसर्न के वजह से। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये पहली बार यूएसए की रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया था। इससे पहले अगर आप देखिए तो 2011 में अगस्त के महीने में जो है रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया था, और उस टाइम S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने रेटिंग को डाउनग्रेड किया था, और रीजंस वही थे जो आज के हैं। एक बार फिर वहाँ पर जो उनकी डेट की लिमिट थी, जो सीलिंग थी, वो पार हो गई थी और सरकार के पास पैसा नहीं था, और एक बार फिर उन्होंने किसी तरीके से सेटलमेंट करके उस डेट सीलिंग को बढ़ाया, और उसके बाद उसकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया। और हमें उसके बाद क्या देखने को मिला? यूएसए के मार्केट S&P 500 में करीब 19.5% की गिरावट देखने को मिली, और हमारे मार्केट्स ने उस पीरियड में कैसा किया, आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, और ये 5 अगस्त का ट्रेडिंग डे है। आप देख सकते हैं कि उसके एंटिसिपेशन में पहले से ही मार्केट जो है गिरना शुरू हो गए थे, और इसके बाद जो है एक तरीके से थोड़ा बहुत मार्केट में रेंज में रहते हैं, और फिर हमें फ्रेश गिरावट देखने को मिलती है। अगर आप देखिए तो 5300 के लेवल के आसपास निफ्टी था, और करीब करीब जो है 900 पॉइंट की गिरावट हमें ओवरऑल देखने को मिली। अगर आप यहाँ से लें तो शायद 1000 पॉइंट की हमें गिरावट देखने को मिली। हालांकि उसके बाद हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को भी मिले, लेकिन हमें उस टाइम के फैक्टर्स और आज के फैक्टर्स को कंपेयर करके देखना चाहिए कि क्या हम इस तरीके की रैली जो है आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये गिरावट जो है, टाइम करेक्शन अगर आप देखें तो अगस्त से अगर 2 महीने पीछे आप जाएं तो वहाँ से लेकर दिसंबर तक हमें इसमें गिरावट देखने को मिली है। अब अगर हम इस इवेंट को छोड़ दें, रेटिंग डाउनग्रेड को, तो उसके अलावा मार्केट में क्या कंसर्न्स हैं? देखिए दोस्तों, अगर आप देखिए आज के टाइम पे अगर हम अपने कंट्री को देखें या दूसरे कंट्रीज़ को भी देखें तो कुछ खास वहाँ पर पॉजिटिव्स नहीं है। मार्केट्स ज़रूर चढ़ रहे हैं, उसकी बड़ी वजह क्या है? कोविड का जो पैसा, इतना सारे नोट छापे गए, स्टिमुलस दिया गया, वही पैसा मार्केट में घूम रहा है, क्योंकि कहीं और कुछ खास किसी और दूसरे सेगमेंट में ग्रोथ होती हुई हमें नहीं दिख रही है। तो जिसे पैसा कमाना है वो मार्केट में
कमा रहा है, बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो मार्केट के थ्रू कमा रहे हैं। तो अगर आप देखें तो कंसर्न्स वही हैं जो पहले थे, वो आज भी उसी तरीके से स्टैंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो इंटरेस्ट रेट्स दुनिया में कहीं भी नहीं गिर रहे हैं, आज भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली जो फेड की पॉलिसी थी पिछले वीक में, उन्होंने एक बार फिर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया 0.25%, और ये इसका 11th कंसेक्यूटिव हाइक है बिना किसी गिरावट के। और उन्होंने जो है 22 साल के हाईएस्ट लेवल पर इंटरेस्ट रेट को लाकर खड़ा कर दिया है 5.5%, जो कि यूएसए के हिस्ट्री में जो है काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और फेड ने कहा है कि अभी हमें इन रेट्स को काफ़ी टाइम तक होल्ड करना है। हो सकता है इंटरेस्ट रेट्स जो है पीक आउट हो गए हो सकता है एक दो साइकिल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़े, लेकिन इस लेवल पर इंटरेस्ट रेट्स जो है काफ़ी टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं। फेड का क्लियरली कहना है, उनका जो इन्फ्लेशन का टारगेट है 2% है, जिससे वो अभी भी काफ़ी ऊपर चल रहे हैं, तो उन्हें 2% तक ले जाना है और वहाँ पे सस्टेन करना है कुछ टाइम तक, उसके बाद ही वो रेट को कट करेंगे। ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर के साइकिल में भी फेड जो है 0.25 रेट्स को बढ़ाने वाला है। ऑफ कोर्स जो एग्रेसिव रेट हाइकिंग है 1%, 0.5%, उस तरीके से बढ़त के टाइम जो है निकल गया है। अब बेशक छोटे छोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, और उससे भी बड़ा कंसर्न ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को काफ़ी टाइम तक होल्ड किया जा सकता है, जो कि न सिर्फ यूएसए के इकॉनमी के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकता है, बल्कि हमारी इकॉनमी को भी इम्पैक्ट करेगा। और कैसे करेगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। वहीं यूरोपियन जो सेंट्रल बैंक है ईसीबी, उन्होंने भी रेट हाइक्स किया है। और अगर हम अपने आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ने अभी तक रेट में गिरावट नहीं की है। अगर आप देखिए जिस तरीके से वेजिटेबल्स के प्राइजेस बढ़े हैं और जिस तरीके से फेड इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहा है, तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आरबीआई जल्दी रेट गिराने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो एक बार और छोटे मोटे रेट्स को बढ़ाए, क्योंकि जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा तब तक सेंट्रल बैंक्स को रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं। दूसरा जो कंसर्न है वो है रिस्क ऑफ रिसेशन, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। और अब ये जो फ्रेश जो भी कमेंट्री आई है रेटिंग कट के बाद और फेड रेट हाइक्स के बाद, उसके हिसाब से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल के अंत तक और अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर तक यूएसए में रिसेशन आने की अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है। हालांकि रिसेशन को माइल्ड रिसेशन बोला जा रहा है। तीसरा जो कंसर्न है वो क्या है, मार्केट की हाई वैल्यूएशंस। तो दोस्तों ये जो रैली हमें देखने को मिली है, जो निफ्टी 19,000 के ऊपर चला गया है, इसकी वजह से अगर आप वैल्यूएशंस को देखें तो 25 टाइम्स जो है निफ्टी 12 मंथ्स ट्रेलिंग पी के मल्टीपल में ट्रेड हो रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन से हिस्टोरिकल एवरेजेस से ऊपर है। इसको जस्टिफाई तभी किया जा सकता है जब हमारी कंपनीज में एग्रेसिव ग्रोथ देखने को मिले। लेकिन अगर आप ईपीएस ग्रोथ देखें तो वहां पर कुछ खास हमें होता हुआ नहीं दिख रहा है। सेंसेक्स कंपनी के अगर ईपीएस ग्रोथ को देखें तो मात्र 3.5% की रफ्तार से ईपीएस ग्रो कर रहा है। और अगर आप जो लीडिंग कंपनीज के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो वो भी 8-9% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। तो जिस तरीके से हमारी कंपनीज ग्रो कर रही हैं, उसके हिसाब से इस वैल्यूएशंस को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स जो हमारे रॉ मटेरियल कॉस्ट हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करती हैं, जिनके क्रूड पे डिपेंडेंसी है, उनको ज़रूर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है क्योंकि इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट घटे हैं। लेकिन साथ ही दोस्तों याद रखिए, इंटरेस्ट कॉस्ट जो है, इंटरेस्ट जो वो कंपनियां, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि कर्जा लेके बिजनेस करती हैं, तो जो इनका इंटरेस्ट कॉस्ट का कंपोनेंट है वो काफ़ी हाई रफ्तार से बढ़ रहा है। और आज के डेट में सबसे बड़ा उनका कॉस्ट जो है इंटरेस्ट रेट्स ही है। और आप इमेजिन करिए, अगर रेट्स नहीं भी बढ़ते हैं और इस रेट पर सस्टेन रहते हैं, तो भी जो उनके इंटरेस्ट कॉस्ट कितने टाइम तक उन्हें हाई इंटरेस्ट कॉस्ट पर जो है मार्केट को अपनी जो भी इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो भी उनको पैसे बैंक को चुकाने हैं, वो देने पड़ेंगे। और इसके वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर भी इम्पैक्ट आएगा और उनके रेवेन्यूज पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो 3 मेजर नेगेटिव्स हैं हमारे यहाँ पर, वो जस के तस बने हुए हैं। पहला, यूएस मार्केट जहाँ पर रिसेशन का रिस्क है, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी पर इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट्स
बेशक ना बढ़े लेकिन इस लेवल पर काफ़ी टाइम तक सस्टेन हो सकते हैं। और तीसरा, एक स्लो डाउन का खतरा, जहां पर जो कंपनीज के रेवेन्यूज उस रफ्तार से नहीं बढ़ेंगे जिस रफ्तार से हम उम्मीद कर रहे हैं। साइड बाय साइड हाई मार्केट की वैल्यूएशंस। तो ये जो सिचुएशन है ये बड़े मार्केट के गिरावट के लिए एक पूरा जो है माहौल खड़ा करके रखी है। अब मार्केट को बचाया किसने है? तो FIIs ही मार्केट को बचा के रखे हुए हैं। इतने नेगेटिव्स होने के बावजूद भी FIIs खरीद रहे हैं और उसकी वजह भी हमने आपके साथ शेयर की है कि थोड़ा चाइना का पैसा भी इंडिया में आ रहा है और काफ़ी ETF का पैसा मार्केट में आ रहा है। लेकिन ये कब तक सस्टेन होगा, इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस महीने जुलाई के महीने में भी अगर आप देखें तो FIIs ने 45,000 करोड़ की बाइंग की। ये थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ है जब FIIs ने 40,000 करोड़ से ऊपर की बाइंग की। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमें FIIs में सेलिंग के कुछ पैटर्न्स दिख रहे हैं। हालांकि सेलिंग बड़ी बड़ी तो नहीं है लेकिन सेलिंग वो कर रहे हैं। क्या आगे भी वो इस बाइंग को कंटिन्यू करेंगे? अगर करेंगे तो ऑफ कोर्स सारे जो नेगेटिव्स हैं मार्केट उसको इंपैक्ट करके आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर वो सेलिंग मोड पर आ जाते हैं तो इमेजिन करिए कि क्या सिचुएशन होगी। अगर हम FII की पोजीशंस को देखें डेरिवेटिव मार्केट में तो उन्होंने जो है काफ़ी बुलिश पोजीशंस बना के रखी थी फ्यूचर्स मार्केट में। और अगर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और दूसरे इंडाइसेस की बात करें तो उन्होंने 4 इयर्स के हाईएस्ट लेवल पर अपनी जो है बुलिश पोजीशंस बना के रखी थी। लेकिन अब उसमें शार्प गिरावट होती हुई हमें दिख रहा है। तो अगर आप देखिए तो ये FII की जो है बाइंग की और सेलिंग की पोजीशंस हैं फ्यूचर्स इंडेक्स में, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और दूसरे जो इंडेक्स होते हैं। अब इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? अगर ये जो ब्लू लाइन है ये बाइंग का ओपन इंटरेस्ट है, ये रेड लाइन जो है ये उसके सेल का ओपन इंटरेस्ट है, और ये जो बार्स आपको दिख रहे हैं ये इनका गैप है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहां तक जो है उन्होंने 21 जुलाई तक उन्होंने काफी ज्यादा बाइंग की पोजीशन बना के रखी थी। आप देखिए कि बाइंग की पोजीशंस इतनी है और सेलिंग की पोजीशंस इतनी है, तो ये उनकी एक तरीके से हाईएस्ट पोजीशन यहां पर हमें देखने को मिली। लेकिन अब उसके बाद देखिए क्या होता है, किस तरीके से वो अपनी पोजीशंस को कट कर रहे हैं और फाइनली अब वो सेलर बन चुके हैं, नेट सेलर बन चुके हैं इंडेक्स फ्यूचर में। अब यहां से क्या हो सकता है? क्या अब वापस से वो बुलिश पोजीशंस बनाएंगे या यहां से वो अपने सेलिंग की पोजीशंस यानी कि नेट सेलर बनते जाएंगे? ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। इस डेटा को अगर आप ट्रैक करेंगे तो वो फ्यूचर्स मार्केट में क्या कर रहे हैं उसका अंदाज़ा हमें लग जाएगा। तो आइए दोस्तों अब हमारे ट्रेडर्स दोस्तों के लिए ज़रा निफ्टी और बैंक निफ्टी के की लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने निफ्टी में आपको सेल करने को कहा था और हमारा सेल का लेवल लगभग यहाँ था 19,660। इस लेवल के नीचे हमने आपको निफ्टी को शॉर्ट करने को कहा था और अभी हम देखिए चल रहे हैं करीब 330 के लेवल पे। तो कम से कम 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको हुआ होगा अगर आपने इन लेवल्स को फॉलो किया होगा। अब यहाँ से क्या हम फ्रेश पोजीशंस बना सकते हैं? दोस्तों इस वक्त फ्रेश पोजीशंस बनाना मुश्किल है क्योंकि हमें एक अच्छा खासा 3 कैंडल का फॉल मिला है। रिस्क यहाँ पर क्या है कि एक 200 पॉइंट का या 250 पॉइंट का बाउंस कहीं ना मिल जाए। आएगा कि नहीं आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इंट्राडे में आ सकता है जो कि आपके स्टॉप लॉस को काट सकता है। तो ऐसे में अगर हमें फ्रेश पोजीशंस बनानी है तो क्या स्ट्रेटजी लेनी चाहिए? तो इसका एक तरीका ये है कि लेट्स वेट फॉर अ बाउंस, और आज के लेवल के हिसाब से हमें कायदे से 19,560 इसके ऊपर मार्केट को जाने देना चाहिए और फिर हमें जब उस लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तब हमें निफ्टी को फ्रेश सेलिंग करना चाहिए। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, अभी हम 19,320 के आसपास हैं और अगर हमें फ्रेश शॉर्ट्स बनाने हैं निफ्टी में तो हमें एक बाउंस का वेट करना है, इससे ऊपर मार्केट को जाना है और जब वापस से जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तब हमें फ्रेश शॉर्ट्स करने हैं। इस वक्त अगर आप शॉर्ट साइड पे रहना चाहते हैं करंट लेवल्स पे, थोड़ा रिस्की है। उसका दूसरा तरीका क्या है कि आप एक
ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बनाइए, एक कैलकुलेटेड रिस्क मेजर करिए और उसके बाद हेजिंग के साथ इस फॉल को राइड कर सकते हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन ली जा सकती है, आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था, जहां हम करीब इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे थे और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि पहले एक फॉल हमें देखना है और उसके बाद एक राइज हमें देखना है और फिर हमें जो है बैंक निफ्टी को हम शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसके लेवल्स को शेयर नहीं किया था और लगभग वैसा ही पैटर्न हमें देखने को मिला। और अगर इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते तो आज आपको इस शॉर्टिंग का फायदा मिलता। लेकिन आज अगर हम लेवल की बात करें तो वंस अगेन हमारे यहां पर इस लेवल पे शॉर्ट करने में रिस्क ज़्यादा है, हमें एक बाउंस का वेट करना है। इस लेवल पर अगर आप शॉर्ट करेंगे तो एक बार फिर रिस्क वही है कि अगर एक सडन बाउंस आ जाता है तो आपके स्टॉप लॉस वो खा जाएगा। हमें करना क्या चाहिए कि अभी हम 44450 इस लेवल के आसपास हैं, 400-500 पॉइंट का हमें जंप का वेट करना है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा जो लेवल रहेगा वो रहेगा 45170। इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी को जाने दीजिए और फिर दोबारा से जब इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगा तब हम फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर इस लेवल पे शॉर्टिंग करनी है तो एक ही तरीका है उसका कि हेजिंग के साथ एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ शॉर्ट साइड पर पोजीशन बनाइए, लेकिन अच्छा रहेगा कि बाउंस आने पर पोजीशन बनाइए। इस लेवल पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा है क्योंकि किसी भी दिन एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है जो आपके स्टॉप लॉसेस को कट कर सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।